नमस्कार दर्शकों। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम हिंदी साहित्य में सृजनात्मक रूप से सक्रिय रचना और प्रकाशन दोनों क्षेत्रों में अपनी क्षमता के साथ उपस्थित डॉक्टर संजीव कुमार से कुछ वार्ता करेंगे। संजीव कुमार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे अब साहित्य की दुनिया में और प्रकाशन की दुनिया में कोई अनजाना नाम नहीं है। उन्होंने अनेक विषयों में, अनेक विधाओं में, अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनके बारे में हम आज उनसे साक्षात्कार के बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य और पुरुषार्थ के साथ कीर्तिमान स्थापित करते हुए जो प्रकाशन के क्षेत्र में काम किया है, उसमें भी उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और विश्व स्तर की जो अपनी उपलब्धियां हैं उनके साथ वे उपस्थित हैं। मैं सोचता हूं कि मुझे अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर संजीव के साथ अपनी बातचीत शुरू करता हूं, तो हमारा बातों के सिलसिले में वे सब बिंदु धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे, जिनकी हम एक रचनाकार से, साहित्यकार से और एक प्रकाशक से अपेक्षा करते हैं। नमस्कार डॉक्टर संजीव। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आप कहाँ से इस समय बात कर रहे हैं? मैं इस समय अमेरिका में हूँ, यूएसए में, और आपसे आमने सामने बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मैं भारत में हूँ, आप अमेरिका में हैं, और यहाँ तो इतनी सर्दी है नहीं, और वहाँ आपके यहाँ बहुत तूफान जैसा हो रहा है। इसके बावजूद हम रचना की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सुखद बात है। ये जिगर की बात है सर। ये जिगर की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और हम साहित्य के लोग तो जिगर की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें हमारे जो दर्शक हैं उन दर्शकों को अधिक इंतजार नहीं कराना चाहिए। वे उत्सुक हैं ये आपके बारे में जानने के लिए। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा डॉक्टर संजीव की, आपकी जन्म और बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, मेरा जन्म 4 फरवरी 1960 को कानपुर में हुआ था जी। और मेरा अधिकांश बाल्यकाल मेरे गांव, जो कानपुर जिले में ही है, बंसठी नाम है उसमें, वहाँ पर बीता। और तकरीबन 10 साल की उम्र में फिर मैं पढ़ाई करने के लिए शहर आ गया जी। तो बाल्यकाल में मैं थोड़ा नटखट था। अच्छा। घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद था। आप समझते अब नहीं है? नहीं, घूमना फिरना का नहीं, नटखट तो मैं ये कह रहा अभी हूँ, भी है। नटखट आप समझते अब नहीं है। आपकी बातों की चुहल से तो लगता है कि आप अभी भी है। हाँ, अभी भी है, पड़ गया है। हाँ, गाँव बढ़ गया छोड़ है। करके अब विदेश की तरफ आ गया है। जी जी। तो गांव के चारों ओर जो हरियाली, जंगल, बगीचे, तालाब, नहरें, खेत, खलिहान जो भी होता था, उन चीजों में मुझे अच्छा लगता था वहां बैठ करके पानी में। आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि रही? ग्रामीण पृष्ठभूमि रही हूँ, कह सकते जी जी जी। आप भारत को ठीक से जानते हैं जी। और 10 तारीख से, 10 वर्ष की उम्र से मैं शहर आ गया, तो शहर का जीवन भी मैं और पिता चले रहते थे। और मेरा बाकी का अध्ययन वहीं से पूरा हुआ। मैंने वहीं से बीकॉम किया, एमकॉम किया, पीएचडी की। अच्छा अच्छा। और सीएस किया, कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स किया, एसीएस, एफसीएस, और कास्ट अकाउंटेंसी कोर्स किया, एफसीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कोबॉल प्रोग्रामिंग का कोर्स किया। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में ग्रेजुएट करने के बाद मैंने एलएलबी किया, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया आईपीआर में। तो बस इस तरीके से पढ़ाई का कार्यक्रम चलता रहा। फिर लास्ट में ये लगा
कि किसी विश्व स्तरीय संस्थान के साथ में भी कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो जी MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी बोस्टन USA में, तो मैंने वहां से जनरल मैनेजमेंट में कोर्स किया। तो इस जी। तरीके से जितना कुछ पढ़ सकते थे हमने अपनी उम्र के 54वें साल तक पढ़ाई करी। अरे वाह वाह। तो ये मेरी पढ़ाई के बारे में हो गया। मेरे आपने पिताश्री, आपने अधिकतर जो शिक्षा प्राप्त की, वो मुझे लगता है कि व्यवसाय, कॉमर्स और कानून हाँ की शिक्षा प्राप्त हाँ की जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है, यही स्ट्रीम साहित्य और थी। कला की शिक्षा के मुकाबले। तो फिर आपका जो कैरियर था, प्रारंभिक कैरियर, वह भी मुझे अनुमान करता हूं कि व्यावसायिक और व्यवसाय और विधि की तरफ ही गया। जी जी, जी, मेरी उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। मेरी जो नौकरी है वो शुरुआत हुई थी 1975 में। जी। एक संस्थान में मैं पार्ट टाइम काम शुरू किया था, 3 घंटे जाते थे और अच्छा। हमें 150 रुपये महीने मिलते थे। वहां अरे, से मैं कब अपने की बात है ये? कौन सा सन होगा? 1975, 1975 में आपको 150 रुपए में आपने काम किया, वहां से हमने कार्यक्रम शुरू किया पढ़ाई का, शुरू किया? उसका हम्म, व्यवसाय का। फिर उसके बाद हम्म, अब मैंने अपट्रॉन में ज्वाइन किया। अच्छा। उसके बाद फिर दिल्ली आ गए, कुछ दिन हम्म। प्रैक्टिस भी किया, जी। कानून की कंसल्टेंसी किया। प्रैक्टिस, नहीं नहीं, लॉ, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी। अच्छी जी। तो इस तरीके से फिर हमने 2-3 साल बिजनेस भी किया। अच्छा, बिजनेस थोड़ा किसका? बिजनेस, मैंने आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया था और फिर अरे आइसक्रीम लगाने का हाँ, प्रयास किया, लेकिन इंटरेस्टिंग। वो फिर बाद में आइडिया ड्रॉप हो गया किन्हीं कारणों से, और जी मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में जी कंपनी सेक्रेटरी के पोस्ट पे शुरुआत की और जी वहां से चलते चलते यहाँ तक आ गए। लास्ट मेरा जो असाइनमेंट था वो मैं जी। बजाज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, हम्म रिपोर्ट टू द चेयरमैन, और हम्म मैंने वहाँ 15 साल काम किया। जी उसके बाद 1 साल फुल टाइम रिटर्नरशिप रहे, और जी। उसके बाद मैंने अपना सारा जो समय था वो फैसला कर लिया कि हम साहित्य को देंगे। पहले ही से तो फैसला था कि संजीव जी, आपने कहा कि जो आपने जो बताया हमें आपकी शिक्षा और आपके प्रोफेशन के बारे में, इसमें हमें कहीं भी साहित्य का तो कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या आपकी पृष्ठभूमि में कोई साहित्य रहा और फिर वो बाद में आकर एकदम ऐसा हुआ, या साहित्य समानांतर रूप से चल रहा था? जी, ऐसा है, मेरी माता श्री एक लिखा करती थी, अरे वाह वाह, क्या शुभ नाम और था उनका? शिव प्यारी देवी, अरे वाह वाह। स्वर्गीय शिव प्यारी देवी। हम्म। और हाँ, मेरे तभी मैं कहूँ ये और संस्कार आपकी। मेरे मामा जी एक अच्छे कवि और दार्शनिक थे। अच्छा। तो मातृपक्ष की तरफ से शायद प्रभाव पड़ा कि मैं भी हाँ लिखने हाँ। लग गया। हम्म। तो पिताजी, आपका ये लेखन का प्रभाव आपके जीवन में कब प्रादुर्भूत हुआ? देखिए, मैं पढ़ा करता था, पढ़ाई का मेरे को बड़ा शौक था। तो आप इस कक्षा शिक्षा के, कॉमर्स की शिक्षा के साथ साथ साहित्य में भी आपकी रुचि रही? बहुत ज्यादा, एक्चुअली हाँ। पढ़ाई का कार्यक्रम तो मेरा शुरू हो गया था जब मैं 6-7 साल का था, क्योंकि अच्छा। मुझे रामचरितमानस का पाठ में सस्वर कर लेता था। तभी वाह। मेरा जो एडमिशन हुआ था कक्षा 3 में हुआ था, स्टैंडर्ड 3 में डायरेक्ट। जी तो वो जो बेसिस था पढ़ने का शुरू में, वो जारी रहा, और आगे आकर के मैंने फिर छायावादी कवियों के अच्छा अच्छा। अच्छे से गीतों को बड़ा पसंद किया, और बस उसी लाइन में लिखने लग गया। हम्म। 1975 में मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई, अरे वाह। हाँ 15 साल हाँ। की उम्र में। फिर उसके बाद हम लिखते ही रहे, लिखते ही रहे। अच्छा। हम्म। तो ये समानांतर रूप से आपका साहित्य सृजन का काम समानांतर रूप से चलता रहा? साहित्य चलता रहा। मेरी चलता जो रहा। पहली कविता प्रकाशित हुई थी वो हम्म। 1975 में प्रकाशित हुई थी। फिर उसके आपको याद बाद, है वो कविता क्या है? हाँ, वो कविता मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ। जरूर सुनाइए, आप वो कविता जरूर सुनाइए आप।
कविता का शीर्षक है मैं प्रतीक्षा हूँ। अच्छा, सुनाइए। और भाषा सुन के आप थोड़ा आनंदित होंगे। जी। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, वाह वाह। तेरे प्राण हम्म, की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार हम्म, पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। अरे वाह वाह वाह। शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती अथ में, प्राण तेरे प्राण का पण लेखती अथ में। हम्म। स्नेह के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ, द्वार पर जी तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। जी। देखती हूँ मौन लोचन मौन सम्मोहन, प्राण तेरे प्राण का दुख और आकुल मन, जी। देखना तो छोड़ दूं सब वो अनिच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। वाह वाह और वाह। आखिरी बंद है कि जी शक्ति जब तक स्नेह तब तक पल रहा प्रतिपल, प्राण जी। तेरे प्राण का मैं क्रोध हूँ कोमल, रूप की मधुरागिनी हूँ सबल बख्शा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। वाह वाह वाह। बहुत 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 सुंदर रचना है। और इसमें स्पष्ट तौर पर जो छायावाद के प्रभाव हैं, उसकी भाषा है, वो दिखती है। तो 1975 की ये रचना आपकी ये उन्नीस सौ है। पचहत्तर की रचना है। हाँ, 1975 की रचना है। तो तो यहीं यही मैं से कह रहा हूँ। साहित्यिक यात्रा प्रारंभ मानता हूँ मैं, पहले की लिखी हुई जी तो। जी 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 जी। तो आप तो अपने प्रोफेशन में ये करते रहे, और उसके साथ जो है साहित्य का प्रणयन करते रहे। तो चलता रहा। आपने अनेक अनेक काव्यों का और अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, संपादन किया और अनुवाद किया। और आपने बहुत सारे, तो ये समानांतर रूप से आप करते रहे या ये हाँ, बाद में किया आपने? नहीं समानांतर रूप से चलता रहा। कहते अच्छा। हैं ना, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून हाँ, के लिए बस जुनून चाहिए। तो जुनून जुनून चाहिए। था वो चलता रहा। फिर मैंने ये हम्म नियत किया कि 55 साल की उम्र में नौकरी छोड़ करके अपने लिए हम्म। काम करेंगे। अच्छा तो अच्छा अच्छा। 56वें वर्ष में छोड़ पाया। हम्म। और उसके बाद से सारा ध्यान अपना साहित्य में ही लगाया मैंने। हाँ हाँ। साथ में अध्यवसाय के तौर पर प्रैक्टिस लॉ की जरूर करी, एज ए जी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। लेकिन अपना पूरा का पूरा फोकस जी जिसे कहते हैं। जी। मैं आपके जो काव्य संग्रह हैं और आपके जो दूसरे वो हैं, रचनाएं हैं, उनमें मैं ये देखता हूं कि जो पौराणिक संदर्भ है हम्म। और पौराणिक जो चरित्र हैं, उन पौराणिक चरित्रों को लेकर आपके मन में विशेष आग्रह रहा, आपके साहित्य का विषय भी वो बने। तो हम मेरी जिज्ञासा है कि क्या आप बताएंगे कि क्या वजूहात रहे, क्या कारण रहे कि जी आपको पौराणिक चरित्रों ने आकर्षित किया? वो पृष्ठभूमि, क्योंकि पुराण का तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। जी, जी। आप कुछ बताएं। जी ऐसा है अम्बिका जी जी कि जब मैं 9th में शहर आ गया तो जी मैं अपने पिताश्री के साथ रहता था। जी। और मेरे पिताश्री कॉलेज में लेक्चरर थे। अच्छा तो मुझे लाइब्रेरी की पहुंच बहुत क्लियर थी। मैं अच्छा। कभी भी लाइब्रेरी में जाता, सब जानते थे कि माँ साहब का बेटा है, तो हाँ, पढ़ने की रुचि रखता, तो मैंने वहां से जो जो किताबें पढ़ सकता था पढ़ा। मैंने युवावस्था में अनेक किताबें, हाँ किशोरावस्था में। हाँ, तो वो 4 साल का समय था वो, जिसमें जबरदस्त पढ़ाई चलती रही 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में। हाँ। यद्यपि इसका प्रभाव हमारे रिजल्ट पे पड़ा, लेकिन अच्छा। फिर वही कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए। हम्म तो मैंने महादेवी, पंत जी, हम्म। शंकर प्रसाद जी, निराला जी और हाँ कुमार वर्मा और नरेंद्र शर्मा हाँ। जैसे छायावादी कवियों को पढ़ा। पढ़ा। फिर उसके बाद में अज्ञेय को पढ़ा, मुक्त बोध जी को पढ़ा, नागार्जुन को पढ़ा। जी इस तरीके से और भी जो चीजें किताबें मिल सकती थी पढ़ी। और इसके जी। साथ साथ हमने जो पढ़ा वो था चारों वेद। यद्यपि अच्छा। समझ में नहीं आया, लेकिन 5% भी समझ में आया तो बस आया, लेकिन एक खाका समझ में आ गया कि वेद क्या है। जी। ये पढ़े। फिर 6-7 पुराण भी पढ़े मैंने। अच्छा। तो उस टाइम तो कोई ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, लेकिन फिर भी जी कुछ ना कुछ तो दिमाग में रह ही जाता है।
जी इस दरमियान मुझे ये लगा कि पौराणिक चरित्र जो है उनकी कहानी काफी कुछ मिथिकल रखी गई है हम्म ग्रंथों में, हम्म तो उनको वो वास्तविक रूप से समझना आवश्यक है। जी और कई पात्र ऐसे मिले मुझे रामायण और महाभारत पढ़ने में कि जिनके प्रति न्याय की कमी दिखी मुझे, जैसे उनके जैसे उनके पक्ष जो है ना साफ सुथरे नहीं रखे गए। जैसे जैसे कुछ ये पात्र। होने के कारण मुझे लगा कि इनके पक्ष को रखना चाहिए। इनकी जी जो विश्लेषण है उनकी मनोवैज्ञानिक इस परिस्थिति का और अन्य प्रकार के जो उनके साथ पीड़ाएं जुड़ी, उनका सबका एक निरीक्षण होना चाहिए और उनको मानवीय दृष्टिकोण से नए आलोक में देखना आवश्यक है। तो जी इसलिए मैंने ऐसा किया। तो तिष्य रक्षिता, अशोक की जी। चौथी पत्नी, जिसने कुणाल की आंखें निकलवा ली थी, अच्छा, हाँ बड़ा हाँ काम हाँ, क्यों ठीक किया है। उसने, क्या रीजन था, तो हम्म। इसलिए वो लिखी और अपने हिसाब से सोचा कि भाई क्या हो सकता है रीजन, वो जी प्रश्न सामने रखा। फिर कोणार्क, कोणार्क भी ऐसी एक घटना है जिसकी मिस्ट्री समझ में नहीं आती। फिर हम्म। उर्वशी, उर्वशी के बाद माधवी, अच्छा। माधवी भी लिखी, ये महाराजा ययाति की पुत्री। फिर अश्मा लिखी अहिल्या पर, जी और फिर भानुमति लिखी। फिर जी मेघदूत का नए सिरे से नए भाव से अनुवाद किया यक्ष कथा के रूप में। तो इस जी प्रकार जी से कहानी चलती रही, लेकिन मुझे ये लगा कि प्राचीन साहित्य को एक नए तरीके से देखना, एक नए तरीके से उसकी प्रस्तुति करना, और कुछ छूटे हुए अंशों को या जो चीजें उनको उनकी उनकी स्पष्ट नहीं हो सकी, या जो जिन चीजों के लिए उन पर न्याय नहीं हो सका, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा, ये जी हमारा आने वाला ग्रंथ है, और लंकेश्वर। तो जी इसके बारे में हम रिसर्च करके लिखते रहते हैं। कुछ थीम बेस्ड किताबें मैंने लिखी, जी। जो संग्रह की कही जाती हैं, जैसे हम्म। खामोशी की चीख, ये हाँ। कश्मीर की पृष्ठभूमि में है। जी और आज की मधुशाला, जो हरिवंश हाँ, है ना राय आज की की मधुशाला मधुशाला। का रीमेक है, एक दर्शन तरीके की से वो 100 साल बाद क्या परिस्थिति बदली, उसको लेते जी हुए हमने 135 रुबाइयाँ जो बच्चन साहब की थी उनके उनके बराबर, बराबर नहीं मतलब समकक्ष 135 रुबाइयाँ मैंने भी लिखी। तो जी। उससे ये पता चलता है कि कल की मधुशाला क्या थी और आज की मधुशाला क्या है। मधुशाला क्या है। जी। तो इस तरीके से बाल साहित्य पर भी कुछ हमने नजर डाली, जी और वो भी कुछ कविताएं और कुछ कहानियां लिखी, जी। और एक नाटक भी, नाटक संग्रह भी है। और इसके बाद आलोचना पर भी कुछ किया हमने, हमने कहा कम से हाँ, कम। आपका आपका रचना संसार वो तो व्यापक है, बिल्कुल। हाँ, जी उसमें भी 4-5 किताबें मैंने लिखी। जी ये पर लिखा मैंने, मुक्ति बोध पर लिखा मैंने, जी और हाँ जी महावीर हाँ। वर्मा पर लिखा मैंने, जी जी और उद्भ्रांत जी पर लिखा मैंने। जी तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। अभी कोशिश करना शुरू किया कि मैं कुछ कहानी लिख सकूं आप लोगों की तरह। तो अरे लघु व्यंग कथाएं मैंने लिखी जो पहली बार व्यंग यात्रा में प्रकाशित हुई हैं। जी तो इस तरीके से रचना संसार हमारा डेवलप हुआ, और संपादन किया कम से कम 20-30 किताबों का, विशेष हाँ करके लोक साहित्य का, क्योंकि हाँ लोक साहित्य पर एक जगह एक ही सिरे में सब कुछ नहीं मिलता। जी तो इसलिए लोक साहित्य का भी हमने कहना चाहिए संकलन करके, समावेशन करके, और उसका जो है ना प्रस्तुति की नए तरीके से। जी ये है यात्रा। हाँ। इसके बाद मैं हमने ये। शुरू किया एक अनुस्वार नामक पत्रिका। हमने कहा अच्छा। हम एक्चुअली अपनी किताबों के प्रकाशन के सिलसिले में ही जब हमें थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हुई, तो मुझे लगा कि नए नए नवोदित कलाकारों को तो प्रकाशन में बड़ी प्रॉब्लम आती बहुत होगी। भी कठिनाई आती होगी। तो इसलिए मैंने प्रकाशन का काम शुरू कर दिया। हम्म और प्रकाशन तो पुस्तकों का होता था, लेकिन कुछ हम्म। डिस्क्रीटली लिखते हैं,
तो उनके लिए मैंने सोचा एक साहित्यिक पत्रिका का भी प्रारंभ किया जाए। किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार साहित्यिक पत्रिका का प्रारंभ हो गया और बस चल रहा है। हाँ, लोग आपने आपने एक बहुत शैलियों में और बहुत विधाओं में लिखा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जो एक शैली है जो प्राय अब चलन में नहीं है, आपने प्रबंध काव्य लिखे। हाँ जी, तो ये क्या क्या कारण रहा कि आपने अपनी जो प्रबंध काव्य लिखे? ऐसा इतना अधिक लिखना तो आजकल बहुत चलन में भी नहीं है, लोग नहीं लिखते हैं। हाँ नहीं, लोग पढ़ते भी नहीं। पढ़ते हाँ। जो कारण मैंने अपने पौराणिक चरित्रों के बारे में बताए, उन्हीं पर हाँ, जब सामग्री हमारे पास आ गई, आ गई। शोध करके जब हमारे पास उसका एक नया रूप, नया क्वेश्चन या नया प्रश्न आ गए, तो मैंने फिर उन्हीं पात्रों के ऊपर आधारित प्रबंध काव्य लिखे। और महाकाव्य तो मैं एक कहूंगा, जिस माधवी जय जो पूरे जीवन स्तर पर है, करीबन 300 पन्ने की हमने ये रचना की है, तो इसे महाकाव्य कह सकते हैं। सो जो महाकाव्य के लक्षणों से मेल खाती है। बाकी खंड काव्य कह सकते हैं जी। हाँ, तो आपका आपका काम, मैं आपसे कुछ और प्रश्न करना चाहता हूं। आपके जो अभी वर्तमान में आपका जो काम है प्रकाशन का, जिसके बारे में भी मेरी जिज्ञासा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप क्या आपकी इस दौरान में कुछ चुनिंदा कविताओं से हमें उपकृत करेंगे? कुछ चुनिंदा रचनाएं आप हमें सुनाएंगे, क्योंकि बातचीत हम थोड़ी देर और चलाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपसे मैं आपके जो अभी प्रोफेशन है, व्यवसाय है प्रकाशन का, उसके बारे में, क्योंकि हम साहित्य के लोगों को, नए लोगों को इसके बारे में जानकर जिज्ञासा से होगी, और आपका भावी स्वप्न क्या है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन इसके बीच में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा रोचक सिलसिला कुछ, हाँ, कुछ कविताओं का है भी, एक दो कविताएं आप सुनाएं, फिर बाद में भी हम एक दो कविताएं आपसे, या जो रचना आप सुनाना चाहें वो सुनेंगे, तो इससे थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको आनंद होगा। सबसे पहले मैं एक क्लिष्ट व्यंग्य सुनाता हूँ। सुनाइए। मैं और मेरा भाई अच्छा पहले रोज सवेरे मिलते थे। जी। मैं और मेरा भाई पहले रोज सब। मिलते थे, जागते ही बिस्तर पर। हम्म रहते थे एक ही घर में और खाते थे एक ही थाली में और खेलते थे एक ही चौपाल में। हम्म फिर हम मिलने लगे अपने घरों से निकलने पर। फिर हम मिलने लगे अपने घरों से निकलने पर। रास्तों में, खेतों में, खलिहानों में बड़ा हो चुका था ना। और अब मिलते हैं कोर्ट में, कचहरी में या थानों में। अरे वाह। कितना आगे बढ़े हैं हम, कितना विस्तार हुआ हमारी सीमाओं का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह। एक जिंदगी का सपना, जी। जिंदगी का सपना और सपनों से जिंदगी। सपनों का ताना बुना बुनता मन, उनको सच बनाने में उलझा तन। सपनों की होड़ में, दुनियादारी में, जोड़ तोड़ में, जाने कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाती जिंदगी। क्या क्या कुछ करके, जी के मर मर के जी जाती जिंदगी। सब कुछ करके भी रहती अधूरी सी, फिर अचानक किसी मोड़ पर फिसल जाती जिंदगी। वाह वाह वाह। जीवन की यात्रा में सबको अपनाने की कोशिश, और जब तक समझ पाता है मन, तब तक बिखर जाता है सबका अपनापन। बचपन के सुहाने दिन बस खेलने खाने में गुजरे पल क्षण, न कोई चिंता न तनाव, हमेशा याद आते हैं, होठों पर आ जाती है मुस्कान, और बचपन के दिन होते हैं महान। वाह। एक और कदम बढ़ते ही किताबों से घिरी जिंदगी, दिन रात पढ़ाई में व्यस्त, अंकों की दौड़ से त्रस्त, परीक्षा और परिणाम की कश्मकश, कभी माँ बाप के सपने, कभी खुद की चाहत, कभी पूरा होने की राहत, और कभी मायूसी की इबारत। और कभी सपनों से परे जाती जिंदगी, कभी किसी की बंदगी। अब आता है एक नया मोड़, कॉलेज का प्रांगण छोड़, शुरू होती नौकरी की खोज, कठिन प्रयास हर रोज, मिलते ही उसमें सफलता, परिवार में खुशी छा जाती, जैसे ही नए तनख्वाह घर आती। उम्र का आता नया पड़ाव, चढ़ जाते अचानक से भाव, घेराते सपनों के बादल, गुलाबी हो जाते पल पल, हाथों में आता नया हाथ, इसी अनजाने का साथ।
बन जाता अपनेपन की नई भाषा, बदल जाती जिंदगी की परिभाषा, बसता एक नया संसार, बदलने लगता प्रेम व्यवहार। लेकिन कुछ पलों का रोमानी एहसास, उद्दाम तरंगों में डोलता मन, लहराते बल खाते तन, फिर पालने में झूलता अपनापन, फिर क्या? पालने में झूलता अपनापन। वाह वाह वाह। मन में खिल उठता सृष्टिकर्ता का नया बोध, अपने आप का नया शोध, शिशु पर वाह केंद्रित हो जाता ध्यान, जिंदगी हो जाती महान, पर बढ़ जाता सिर पर भार, शुरू होता नया वाह वाह। कार्य। तूफान की गति से तूफान की गति से बदलता काल, बढ़ता व्यस्तता का संजाल, धन की चक्कर गिननी में घूमता जीवन, बैल की तरह प्रयोग होता तन, जाने किस भंवर जाल में, दिन महीने साल में दो चार नौकरियों का बदलाव, सुबह से शाम तक भागम भाग, कभी सफल होने की खुशी, कभी असफलता से दुखी, कभी थकान कभी तनाव, पर कोई नहीं देखता घाव, सब कुछ रहता दिल में, ओ वाह वाह। परिवार सपनों की महफिल में, सब कुछ रहता दिल में, परिवार सपनों की महफिल में, वेतन की आंच में घुलता तन, और पैसे की हम्म। धूल पर घूमता अपनापन। वाह। ध्यान दीजिएगा, वेतन की आंच में घुलता तन, हाँ 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 हाँ। और पैसे की धुरी पर घूमता अपनापन। बस जी। जिम्मेदारियों का बहुत निर्वाह, सुंदर। धन पर टिका जिंदगी का प्रवाह, सबको जी। संतुष्ट करने का प्रयास, इसी को कहते हैं विकास। वाह सपनों वाह। का एक मकान, सपनों की गाड़ी, सपनों का स्कूल, भूल जाते सपनीले पल, बस चारों ओर हम्म। बागों की हलचल, चुकाता सजन सुख का ऋण, एक सपने के लिए एक बिखरता कण कण, फिर भी रह जाती कोई न कोई कमी, पर किसी को नहीं दिखती आंखों की नमी। वाह वाह। गुजर जाते एकांत के पल, पराया सा लगता अपना ही संबल, भूल जाते एक दूसरे के हाथ, बस रह जाता साथ के लिए साथ, थकता तन एकाकी मन, निर्देश हो जाता जीवन, कभी तो नहीं मिलती छाँव, बढ़ती उम्र में थके पांव, और घेरते हुए ढेर सारे रोग, कुछ भी नहीं कर सकते वो, आंखों की ढलती ज्योति, जिंदगी में जाने क्या प्राप्ति। वाह शनै शनै उड़ान भरते पल, छूटते बच्चों के संबल, उनके भी बसते नए संसार, उनकी भी नौकरी और व्यापार, हाँ उनके भी हाँ। गुलाबी और सपनीले ख्याल, उनकी भी विकास की चाल। ये कैसे हैं जिंदगी के सपने, कि हाथ आता है अकेलापन अपने, कभी ये भी ख्याल आया कि जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, सारी जिंदगी किया उद्यम और उद्योग, और कुछ भी नहीं सके भोग, आज तक जितना भी कमाया, जिनके लिए मरता आया वो कहाँ है मन के साथ, सहारे के लिए कहाँ है उनके हाथ, एक अपनेपन की तलाश, शेष बस सपनों के जिंदा लाश, बस दिखाए भर की खुशी, वाह पर मन रहता दुखी। वाह वाह। लेकिन यही नहीं होता अंत, नए सपने बुने होंगे तुरंत, जिंदगी के सपने जो केवल हों अपने, लिखनी होगी जिंदगी की नई इबारत, जगानी होगी फिर से नई चाहत। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी रचना। बहुत अच्छी रचना। अब एक बहुत अच्छी रचना। अब एक रचना सुनाता हूँ, शीर्षक है पिता से। अच्छा। क्योंकि माँ के ऊपर तो बहुत लिखा गया है, पिता लिखा पर गया। लिखा गया है। पिता पर सुनाइए, स्वागत है। तो कविता का शीर्षक है पिता से, और जी। कविता इस प्रकार। तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, तुम शीतल शिखर, तुम ध्रुव तारक, तुम वाह धैर्य समा, तुम सुखकारक, वाह तुम वाह जीवन के आधार स्तंभ, तुम वाह। निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमाणु, तुम सुख किलोल, मेरे अधरों के प्रथम बोल, तुम प्रथम अंगुली, तुम पहला पग, तुम क्रीड़ा प्रिय, तुम पहला जग, तुम वाह प्रथम वाह तनु, तुम रूह अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग, मेरे सुख हित तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम बारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुगर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार, तुम शीर्ष पुरुष, तुम निर्विकार, तुम विश्व रूप, तुम महाकार, वाह 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 तुम वाह। मधुर गीत संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग, क्या बात है। सत्य मेरा वरदान तेरा, स्वीकृत होता तो प्रणाम मेरा। वाह वाह तो वाह वाह वाह। ये हमारे कुछ। नहीं, बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई डॉक्टर संजीव कुमार जी। और मैं ये जानना चाहूंगा अब हमारे इस साक्षात्कार के उत्तरार्ध में कि
आपका जो ये प्रकाशन जो काम है, आपकी रचनात्मकता के बारे में हमने कुछ जाना। अब आपके इस प्रकाशन का जो है ये बहुत ही अनूठा संगम है, एक रचनाकार और प्रकाशन दोनों का। तो आप प्रकाशन के क्षेत्र में आपके क्या-क्या उपक्रम और क्रियाएं चल रही हैं और जी। इसमें आपकी क्या भावी योजनाएं हैं? और नए नए जो लेखक हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं इसमें? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रकाशक मैं बाय एक्सीडेंट बना। अच्छा। जब मुझे अपनी किताबों के प्रकाशन में कठिनाई महसूस हुई तो मैंने सोचा स्वयं क्यों न किया जाए। जी। तो ये सोच के साथ साथ मैंने सोचा जब स्वयं के लिए किया जाए तो सबके लिए क्यों न किया जाए। जी। और इस प्रकार हमारी धर्मपत्नी जी के साथ जब हमारी वार्ता हुई कि मेरा ऐसा विचार है तो उन्होंने तत्काल स्वीकृति दे दी और वाह! उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो गया। हमने पहली किताब लॉ की पब्लिश करी थी, लॉ हुँ। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ अच्छा। पार्टनरशिप जो मेरी लिखी हुई थी वो जी। पब्लिश की। और उसके साथ फिर आगे साहित्य का कार्यक्रम शुरू हो गया। हुँ। ये किताबों से शुरू हुआ। उद्भ्रांत जी की किताब मैंने पहले छापी, फिर हुँ। धर्मपाल कपूर, बल्कि धर्मपाल कपूर की किताब पहले छापी। अच्छा। वहां से सिलसिला चल गया। सारे के सारे स्रोत मुझे उपलब्ध हो गए, भगवान ने चाहा तो। हुँ। परिणाम ये हुआ कि हम प्रकाशन के क्षेत्र में बढ़ते चले गए। बढ़ते हम चले गए। हाँ, हम दूसरी जो चीज हमने रखी, हमें कैरियर के तौर पर तो इसको लेना नहीं था, जी। तो हम इसको सेवा के तौर पर ले रहे थे। जी। यद्यपि सेवा में भी धन की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती लेकिन है। हम उतना ही धन ले रहे थे जितने से हमारा काम चल रहा था। चल जाता। हुँ। उद्देश्य पर प्रॉफिट कमाना नहीं था। हुँ। इस प्रकार से फिर शीर्षस्थ कुछ लोगों, कुछ लेखकों का शीर्षस्थ लेखकों का हमें साथ मिलता गया। उनकी द्वारा सामान्य तौर पर जो प्रकाशन के होते हैं वो मिलते गए। फिर हमने नए लोगों को प्रश्रय देना शुरू किया क्योंकि उनकी जी। समस्या सबसे बड़ी थी। बस दूसरे गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया कि गुणवत्ता जो है ना, जहाँ तक हो सके हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हुँ। स्केल हो। हुँ। और मैं समझता हूँ कि शायद मेरे साथ प्रकाशन का अनुभव आपका रहा है, हाँ, तो आप मेरा है। 2 को पुस्तकें महसूस कर मेरी सकते प्रकाशित हुई हैं आपके यहाँ। हैं। और बिल्कुल। तीसरी प्रकाशनाधीन है। हाँ, और तकरीबन 600 किताबें हम अब तक निकाल चुके हैं पिछले जी। 3 सालों में, 4 सालों में। जी। फिर हमने सोचा, सबसे बड़ी समस्या देखी हमने कि प्रवासी भारतीयों को बड़ी समस्या आती है। हुँ। तो इसलिए मैंने इंडिया नेट बुक्स LLC के नाम से अमेरिका में एक संस्था स्थापित की। हुँ। वहाँ भी प्रकाशन का कार्य प्रारंभ हो गया है और वहाँ से आधा दर्जन किताबें निकल चुकी हैं। हुँ। तो इस प्रकार से अभी हमारे संग प्लान ये चल रहा है जो टाई अप करने का कि ग्लोबल पब्लिशिंग हो जाए हमारी, किसी भी कंट्री में किसी जगह पर पब्लिश हो सके। अभी जी। तक हमने USA, कनाडा, जर्मनी, UK और नाइजीरिया, टर्की, सिंगापुर, वाह! ऑस्ट्रेलिया के वगैरह के लेखों की किताबें पब्लिश की हैं। जी। और साथ ही साथ हमने एक प्रवासी साहित्य संगमन के नाम से मंच भी बनाया है, जिसमें प्रवासी भारतीयों के रचनाओं का एक संकलन, पहला संकलन प्रस्तुत किया है। पंछी मेरे देश की काव्य संकलन है और इसी प्रकार के अन्य काफी उद्यम चल रहे हैं। इसके बाद हमने प्रकाशन के क्षेत्र में एक नई सोच आई मेरे दिमाग में कि बच्चों की प्रतिभा का भी तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक बच्चे भी बात है, ठीक बात है। कुछ न कुछ तो लिख ही लेते हैं। और बहुत जब महत्वपूर्ण दृष्टि है। जी, जब उस तरफ हमने काम शुरू किया तो हमें तकरीबन 1 दर्जन बच्चे मिल गए। इनकी उम्र जी। 6 साल से 14 साल के बीच की है या 15 साल के वाह! बीच। हुँ। और उन्होंने अपनी किताबें हमने उनसे ली और उनको पब्लिश किया। तो जी। ये बाल रचनाकारों को विशेष प्राथमिकता देने का अपना एक काम प्रोग्राम हुआ है। है और उनसे रिलेटेड हम काम करते रहते हैं। ऐसे ही हमारी एक NGO है BPA फाउंडेशन, उसमें भी साहित्यिक वो है, वर्ग है या डेस्क, लिटरेरी डेस्क कहते हैं। तो उस डेस्क में
हम कुछ उसमें हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे एक अपने प्रोग्राम लॉन्च किया है कि अच्छी अनुदित पुस्तक अगर कोई आएगी हिंदी में अनुवाद के साथ, तो हम उसका प्रकाशन के लिए ग्रांट देंगे बीपी फाउंडेशन से, और इंडिया नेट बुक्स फ्री प्रकाशित करेगी उस किताब को। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके के कई कार्यक्रम हमने रखे हुए हैं जो चलते रहते हैं समय समय पर। अनुस्वार मंच की एक स्थापना की। अनुस्वार जी। मंच का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, और साथ ही साथ हर महीने 4 या 5 प्रोग्राम हम करते हैं विभिन्न प्रकार के। तो ये गतिविधियां हैं अंबिका जी। बहुत सुंदर डॉक्टर संजीव। और मैं ये समझता हूं कि आपका जो ये यात्रा है, जीवन यात्रा है, इसमें जो आपका संघर्ष है और रचनात्मक सक्रियता है, ये निश्चित रूप से जो रचना से और जुड़े हुए नए लोग हैं, युवा लोग हैं, और जो इसमें सतत रूप से सक्रिय हैं, उनको बहुत ही प्रेरणा देगा। और मैं अपनी बात को समापन करने से पहले ये चाहूंगा कि जी, मुझे आप कुछ कहना एक चाह रहे हैं? सूचना देनी है। वो जी सूचना ये देनी है कि हमारी जो इंडिया नेट बुक्स और अनुस्वार और बीबीए फाउंडेशन तीनों मिल करके एक जी हर वर्ष पुरस्कार या सम्मान प्रदान करती हैं। तो ये जी पुरस्कार और सम्मान जो है ये 5 मार्च को होते हैं, लेकिन अब की बार उसकी जो डेट रखी गई है वो 11 मार्च रखी गई है। अच्छा अच्छा। संबंध में एक घोषणा या नोटिस जा चुका है सबको कि जी अपनी प्रविष्टियां जी। 31 जनवरी तक करें। अच्छा अच्छा। हम इसमें 20 प्रकार के पुरस्कार देंगे। अवार्ड और पुरस्कार या सम्मान रखें। इसमें हम्म। शीर्षक सम्मान 2 हैं। जी एक वेद अभ्यास सम्मान है और दूसरा वागेश्वरी सम्मान है। अच्छा। तो ये कितनी वरिष्ठ आजीवन उपलब्धि के आधार पर दिया जाता है। पिछली बार ममता कालिया जी को दिया गया था। जी तो उसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं, और दोस्तों से ये अनुरोध है कि वो अपनी प्रविष्टियां भेजें ताकि निर्णय किया जा सके। एक समिति है, 10 सदस्यीय समिति है जो जी विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स के लिए या सम्मान के लिए नाम तय कर रही है। तो ये एक एक्स्ट्रा पहल है जो अपने नवोदितों को विशेष रूप से ये बहुत ही अच्छी सूचना आपने दी है। पर जो साहित्य में जुटे हुए लोग हैं उनका सम्मान और प्रेरणा के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो इस अपनी जीवन यात्रा के अनुभव हैं और आपकी जो उपलब्धियां हैं, और उनके आधार पर जो युवा रचनाकार जो इस रचनाकार के क्षेत्र में जुटे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको, वे क्या करें? नवोदित रचनाकारों को मैं ये बताऊंगा कि लोक साहित्य से लेकर के संस्कृत साहित्य से लेकर के और हिंदी साहित्य तक बहुत कुछ उपलब्ध है। हमारी एक विशेष चयन चल रही है लोक साहित्य पर, जिसमें हमने 15 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो लेखक हैं, नवोदित लेखक हैं, उन्हें लोक साहित्य भी पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ वर्तमान साहित्य भी पढ़ना चाहिए। जितना वो अध्ययन करेंगे उतना ही प्रखर होगी उनकी लेखनी। तो लेकिन ज्यादातर मैंने ये देखा है कि उन लोगों का ध्यान लिखने की तरफ ज्यादा और पढ़ने की तरफ कम है। जब पढ़ने की तरफ ज्यादा और लिखने की तरफ कम होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना लेखन अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत बहुत आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी संदेश लोगों को दिया है, जो जीवन में उनके लिए प्रेरणा बनेगा। और आपसे हमारी जो बातचीत हुई है, ये बातचीत भी मुझे लगता है कि रचनात्मकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में साबित होगी। आपने हमें जो समय दिया और इस दौरान जो बातचीत हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। जी नमस्कार, धन्यवाद।